कक्षा 12वीं और यहाँ है फिजिक्स के 3 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए संभावित हैं। 3 अंक वाले 4 प्रश्न आते हैं और यदि अथवा सहित कहें तो 8 प्रश्न आते हैं। कुल 12 अंक का वेटेज रहता है और ये जो पूरे चैप्टर से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं इन्हीं में से पूछे जाएंगे। इन्हीं को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कूलाम का नियम लिखिए तथा एकांक आवेश को परिभाषित करिए। तो इसके लिए आप जो है ये सूत्र याद कर लीजिए तो कूलाम का नियम आसानी से बन जाएगा। F का मतलब होता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल। Q1 और Q2 का मतलब होता है आवेशों का परिमाण और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणनफल हो गया। और यहाँ पर R का मतलब है आवेशों के बीच की दूरी और वर्ग है तो वर्ग। तो इसको शब्द बनाते हैं। तो पहले F के लिए बोलेंगे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल। फिर इसके बारे में बोलेंगे उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, और ये ऊपर लिखा है तो क्या हो गया अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह ऑप्शनल है, यहाँ वाली लाइन आपको लिखना है तो ठीक है, नहीं अब व्युत्क्रमानुपाती होता है यहीं तक लिखना है। अब यदि ये 3 नंबर में आया है तो आपको थोड़ा सूत्र को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि दो बिंदु आवेश हैं तो Q1 और Q2 मान लेते हैं, उनके बीच की दूरी को R मान लेते हैं, तो उनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल कूलाम के नियम से ये हो जाएगा F और Q1 Q2 अपॉन R²। ये अनुपात का चिन्ह हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह ये हटाएंगे तो यहाँ पर K आ जाएगा और बराबर लगा देंगे। SI पद्धति में जो K का मान होता है 1/4πε0 होता है, तो इस K की जगह पर 1/4πε0 लिख देंगे तो इस तरह से हमारा ये सूत्र आ जाएगा। ये वाला ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से ये इसका मान है, यदि आपको अच्छे से याद हो तो लिखना है, नहीं इतना ही भर K का मान लिख देना है। अब यहाँ जो K नियतांक है ये दोनों आवेशों के बीच के माध्यम एवं मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। इसमें जो ε0 आया है उसका मतलब निर्वात की विद्युतशीलता है। ये सारी चीज़ें फिर लिखना है। अब यहाँ पर साथ में आया है एकांक आवेश क्या है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि Q1 और Q2 एक तरह के आवेश हैं तो इसको Q मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो इनमें जो बल लगेगा 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लग रहा हो, तो यहाँ पर Q बराबर ±1 कूलाम हो जाता है। तो ये कहें कि एकांक आवेश भी बोल सकते हैं और इसको 1 कूलाम आवेश भी बोल सकते हैं। और बड़े प्रश्नों में ये समझना है कि ये प्रश्न छोटे करके 2 अंक में भी पूछे जा सकते हैं, 1 अंक में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनकी ऐसे तैयारी करना है कि चाहे 1 अंक में आए, 2 अंक में आए, 3 अंक में आए, 4 अंक में आए, हमसे ये आसानी से बन जाए। तो चलिए देखते हैं, इससे भाषा बनाते हैं। तो इसका मतलब हो गया दो सजाती आवेशों को निर्वात में, ये फिर ये हो गया 1 मीटर की दूरी पर रखने पर, फिर इसको बोल देंगे 9 × 10⁹ न्यूटन प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें, तो प्रत्येक को एकांक आवेश या 1 कूलाम आवेश कहते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। तो इस प्रश्न में ये समझना है कि ये 2 अंक में भी आ सकता है, 1 अंक में भी आ सकता है, 3 अंक में भी आ सकता है। तो ऐसे तैयारी करना है कि किसी भी फॉर्मेट में पूछे, कितना भी पूछे, हमसे बन जाए। तो सबसे पहले देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा है क्या। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। यदि हम इसके गुणों की बात करते हैं तो ये धनावेश से आरंभ होकर के ऋणावेश पर समाप्त होता है, और यदि एकल आवेश हो तो ये अनंत से प्रारंभ होकर के अनंत पर ही समाप्त होता है। अब यहाँ पर या तो अनंत से प्रारंभ होगा या अनंत पर समाप्त होगा एकल आवेश होने पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, आवेश मुक्त क्षेत्र में ये संतत वक्र होते हैं, मतलब बीच में टूटते नहीं हैं, लगातार इसकी रेखाएं होती है। ये एक दूसरे को कभी प्रच्छेद नहीं करते हैं, ये बंद लूप बनाती हैं।
ये सघन होने पर प्रबल एवं विरल होने पर दुर्बल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ये चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। इस तरह से आपको केवल 4-5 गुण ही याद कर लेना है। और यहाँ पर एक गुण और है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, ये तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान शून्य होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाना है। देखिए हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति अनुप्रस्थ स्थिति पर विद्युत विभव। तो इसमें सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे और इसका जो नाम रखेंगे ये हो गया AB। इसमें इधर प्लस क्यू लिख देना है, इधर माइनस क्यू लिख देना है, इसके मध्य बिंदु में O लिख देना है। इससे R दूरी पर कहीं भी, पहले मध्य बिंदु से लाइन खींच लेंगे, इससे R दूरी पर कहीं भी P बिंदु अपने मन से ले लेना है, फिर इसको इधर से मिला लेना है। चित्र ऐसे ही बनाएंगे तो ये बराबर और अच्छे से बनेगा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये L हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L हो गई, इकट्ठा 2L भी लिख सकते हैं। अब जैसा चित्र बना है चित्र के बारे में लिखना है। तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, चित्र में आपको दिख रहा होगा, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। उनके बीच की दूरी 2L है तो 2L हो गया। इसके मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु O है, R दूरी पर कोई बिंदु P है जो निरक्षीय स्थिति पर है। इसमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस तरह से चित्र को देख करके अपने शब्दों में शब्द बना लिखना है। इसके बाद पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे। तो जो विभव का सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q/R। इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ V में हम क्या लिख दिए हैं, V1। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन तो नियतांक है, इसमें जो हम प्लस क्यू लिए हैं तो ये प्लस क्यू हो गया। और R का मतलब होता है आवेश से बिंदु की दूरी। तो आवेश हम ले लिए हैं प्लस क्यू, बिंदु है P, तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई, AP, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखें, AP। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकालेंगे, सूत्र यही लगेगा। तो इस V की जगह पर हम V2 लिख दिए हैं। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू लिख देंगे। अब माइनस क्यू से P के बीच की दूरी देखते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस क्यू है, इसके बीच की दूरी क्या है, PB, BP जो भी लिखना हो। तो यहाँ पर हम ये दूरी लिख दिए हैं PB। अब यहाँ पर देख लेते हैं विभव कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो P बिंदु पर परिणामी विभव हमको ज्ञात करना, तो V = हो जाएगा V1 + V2। तो यहाँ पर V की जगह V रख दिए। V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP है। अब इस तरह से V2 का मान है, तो ये माइनस है ना, ये माइनस है तो बीच में माइनस लगा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BP हो गया। अब इसमें आप देखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये जो Q है दोनों में कैसा एक जैसे, तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो 1/AP बचेगा, 1/BP बचेगा, लेकिन AP और BP ज्यामिति के हिसाब से बराबर हैं। तो इसको जब हम घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा, शून्य का गुणा करेंगे तो V का मान शून्य हो गया। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। अब यहाँ अगला प्रश्न है जो इम्पॉर्टेंट है, विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करना है। तो या विभव विद्युत क्षेत्र आ जाए या विभवांतर विद्युत क्षेत्र आ जाए, संबंध ऐसे ही आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस तरह का हमको चित्र बनाना है। चित्र तो आप देख लेंगे। तो अब चित्र के बारे में लिखना है। माना दो अत्यंत निकट समविभव पृष्ठ हैं। तो ये समविभव पृष्ठ हो गए, ये वाला और ये वाला जो निकट हैं, जिनका विभव क्रमशः V और V + dV है। तो इसका विभव V है और इसका विभव क्या है, V + dV है, जहाँ dV विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन है। dl पृष्ठों के बीच की दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे होंगे ये dl लिखा है, dl ये पृष्ठों के बीच की दूरी है, ये dV हो गया। इस तरह से हमको देखना है। अब इसी दिशा में जो है विद्युत क्षेत्र है पृष्ठ के लंबवत। अब हमको यहाँ पर लिखना है एकांक धनावेश को लंबवत दिशा में ले जाने में किया गया कार्य। तो आप जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो ये dW है, तो यहाँ बल हो गया F और विस्थापन dl हो गया। यहाँ से हम ये चित्र में देखिएगा तो यहाँ से हम आवेश को वहाँ ले जा रहे हैं dl दूरी पर, तो ये विस्थापन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम F का मान रखें। F का मान देखिए Q/E, ये कैसे आ गया।
तो आप जानते हैं ई जो होता है एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, तो यहाँ से एफ का मान निकालेंगे तो क्यू नॉट ई हो जाएगा, तो क्यू नॉट ई लिख देंगे। अब यहाँ पर जो क्यू नॉट ई का मान होता है ये एक आंक का आवेश होता है, परीक्षण आवेश, इसका मान 1 होता है, 1 कूलाम। तो ये क्यू नॉट की जगह 1 रख देंगे तो ये हमारे पास डी डब्ल्यू इक्वल टू ई डी एल बचा। यही कार्य जो होता है विभवांतर के बराबर होता है, तो इस कार्य की जगह मैं लिख दिया हूँ ई डॉट डी एल और इधर लिख देना है विभवांतर। तो विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। तो पहले पृष्ठ का विभव कितना है v और दूसरे पृष्ठ का है v प्लस डी वी, तो इन दोनों का अंतर निकालना है। तो ये मैं लिख दिया v और माइनस वी प्लस डी वी। यदि इसका कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये और ये तो कट जाएंगे, प्लस माइनस है, बचेगा माइनस डी वी। यहाँ से हम ई निकालना चाहते हैं तो डी एल का पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एल आ गया। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच का संबंध है। अब अगला प्रश्न देखिए, एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता पर, विभवांतर पर, विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धारिता की बात करते हैं तो धारिता घटेगी। आप सूत्र जानते हैं धारिता का, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी होता है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी माने D का मान बढ़ेगा तो C का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। फिर इसके बाद विभवांतर है तो विभवांतर बढ़ेगा, क्योंकि विभवांतर का सूत्र होता है इसके लिए V इक्वल टू ई इंटू डी, डी बढ़ रहा है तो विभवांतर भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर है विद्युत क्षेत्र अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। इसका जो सूत्र होता है ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, एक जैसे रहता। इस तरह से यहाँ पर हमको उत्तर देना है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, अनुगमन वेग ऑब्लिक अपवाह वेग किसे कहते हैं, इसका धारा से संबंध लिखिए। तो सबसे पहले अनुगमन वेग की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र के कारण धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की निश्चित दिशा में औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो फिर से देखिए, विद्युत क्षेत्र के कारण, फिर है धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की निश्चित दिशा में औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। अब यहाँ पर अनुगमन वेग और धारा के बीच में संबंध बताना है, तो इस तरह से आप एक चित्र बना लेंगे। ये चित्र बना लेना है। चित्र बनाने के बाद यहाँ जो इसकी लंबाई है L लिखा है और इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये क्या है, A है। इसमें बहने वाली धारा I है, बैटरी प्लस और माइनस। यहाँ VD लिखा है, VD जो है ये इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग हो गया। अब चित्र को देख करके हमको थोड़ा सा शब्द बनाना है, तो चित्र में ही सब कुछ लिखा है, उसी को बोल देना है। माना किसी चालक की लंबाई L है, ये इसमें देख लीजिए L लिखा है। परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, परिच्छेद का क्षेत्रफल A हो गया। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन घनत्व N है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व N, और अनुगमन वेग क्या है, VD है, तो VD लिख दिए। अब यहाँ पर हमको निकालना है सबसे पहले चालक का आयतन, तो ये क्या होता है, AL। फिर निकालेंगे चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इस सूत्र में केवल N और जोड़ दे रहा है तो NaL हो गया। फिर निकालना है चालक में कुल आवेश, तो आवेश को तो Q से लिखते हैं, आवेश हो जाएगा तो यहाँ पर E और जुड़ जाएगा, जो ऊपर का सूत्र है इसमें E इलेक्ट्रॉन का आवेश और जुड़ जाएगा। अब चालक में प्रवाहित धारा का जो सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन T होता है। यहाँ पर Q का मान NeL है, तो यहाँ पर Q का मान NeAL लिख दिए हैं। अब जो L बटे T है, ये L का मतलब दूरी है, T का मतलब समय है। तो यहाँ पर देखिए दूरी बटे समय क्या होता है, वेग, तो इसके स्थान पर VD लिख दिए हैं। ये VD जो है अनुगमन वेग कहलाता है। D को नीचे लिखना है, सटा के लिखना है, दोनों को मिला के अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसका मान L अपॉन T है, तो L का मतलब दूरी है और T का मतलब क्या है, समय है, इसलिए यहाँ पर हम ये लिख दिए हैं। तो I का जो VD से संबंध है, तो I समानुपाती क्या हो गया, VD। मतलब यदि धारा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चालक में प्रवाहित धारा अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब यहाँ पर देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोध में हमको अंतर लिखना है, लेकिन इस प्रश्न को ये भी समझना है कि यदि परीक्षा में विशिष्ट प्रतिरोध भर पूछ दे तब भी बन जाए, प्रतिरोध पूछ दे तब भी बन जाए। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि किसी भी तरीके से पूछे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अलग पूछे, सारे तरीके से आपसे आ जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देखते हैं। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई
और एकांक परिच्छेद के तार का प्रतिरोध का आंकिक मान विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। माने तार की लंबाई एकांक हो, 1 मीटर भी लिख सकते हैं, और उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल एकांक हो या 1 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो उसके प्रतिरोध का मान जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। फिर यहाँ बात करते हैं प्रतिरोध क्या है। किसी चालक तार द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध इस उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध की आप जो है अपनी भाषा में कुछ और समझते होंगे परिभाषा, तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। अब हम बात करें इसका मात्रक, तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर, और इसका मात्रक जो प्रतिरोध का होता है ओम होता है। यह पदार्थ की विमा पर निर्भर नहीं करता, मतलब लंबाई और परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, और यह पदार्थ की विमा पर निर्भर करता है। इसका सूत्र देखते हैं तो रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है, और इसका सूत्र आर बराबर वी अपॉन आई होता है। इस तरह से इसका अंतर है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है किरचॉफ का नियम लिखिए। तो देखिए इसमें किरचॉफ का नियम क्या है। तो किरचॉफ के 2 नियम हैं। एक है प्रथम नियम संधि का नियम या केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ इसको बोलते हैं। तो क्या है, किसी विद्युत परिपथ के संधि से प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उस संधि से निकलने वाली धाराओं के योग का शून्य होता है। मतलब जितनी धारा किसी संधि पर आती है और जितनी धारा उस पर निकलती है, उन सभी का मान कितना होता है, शून्य होता है। या कह सकते हैं कि यहाँ पर योग जो है एक दूसरे के क्या होगा, बराबर। यहाँ बराबर लिख लीजिएगा। दोबारा से पढ़ देता हूँ। किसी विद्युत परिपथ के संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग और उस संधि से निकलने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। यहाँ बराबर लिख देना है। इसके बाद इसका दूसरा नियम देखिए। ये द्वितीय नियम भी कहलाता है, पास का नियम भी कहलाता है, इसको लूप का नियम भी कहते हैं। तो ये क्या कहलाया, प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये एनसीईआरटी की भाषा है, इसी के हिसाब से आप लिखेंगे। तो क्या है, प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब यहाँ आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण को समझाइए। तो धारामापी का अमीटर और जो है वोल्ट मीटर कभी कभी इकट्ठा प्रश्न भी कर देता है, पर यहाँ पर मैं अलग अलग बताए हैं। यदि परीक्षा में इकट्ठा आए तो आप दोनों को मिला देना। यहाँ प्रश्न है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है। ये जो है ये धारामापी है, एस माने ये शंट है, माने कम प्रतिरोध है, और ये जो क्रम है समांतर क्रम है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको अब इसका शब्द बनाना है। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, जिसे शंट कहते हैं। तो यही है, ये धारामापी की कुंडली के साथ कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो धारामापी किस में बदल जाता है, अमीटर में बदल जाता है। अब चित्र में हम देख रहे हैं कि इसमें ये जी है, तो यहाँ पर धारामापी का प्रतिरोध जी हो गया, शंट का प्रतिरोध ये एस हो गया, और परिपथ में बहने वाली धारा यहाँ पर आई हो गई। धारामापी को जो धारा प्राप्त होती है आई जी हो गई, और यहाँ पर जो शंट को धारा प्राप्त होती है वो आई माइनस आई जी हो गई। इस तरह से हमको चित्र के बारे में लिखना है। अब हम जानते हैं कि जब कोई समांतर क्रम होता है तो जितने भी उपकरण जोड़े होंगे सभी के बीच का विभवांतर समान होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे धारामापी के सिरों का विभवांतर बराबर शंट के सिरों का विभवांतर। तो यहाँ पर धारामापी के सिरों का विभवांतर, तो एक काम करते हैं, इसको पहले शंट का इधर लिख देना है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे समझना। शंट का विभवांतर बराबर ये हो गया धारामापी का विभवांतर। इस तरह से आप लिख देंगे। तो जो विभवांतर का सूत्र होता है ओम के नियम से V = IR होता है, माने धारा और प्रतिरोध। तो यहाँ पर देखते हैं जब हम शंट के सिरों का विभवांतर लिखेंगे तो उस चित्र में देखिए शंट में बहने वाली धारा I माइनस आई जी है, तो धारा का मान I माइनस आई जी, और प्रतिरोध इसका यस है तो यस लिख दिए। इसी तरह से धारामापी का जो विभवांतर है, तो धारा का प्रतिरोध क्या है जी, और इसमें बहने वाली धारा क्या है आई जी। ये चित्र देख लीजिए, यहाँ पर आई जी है। तो इस तरह से हमको लिखना है। लिखने के बाद हमको यस का मान चाहिए, तो इसको हम बटे में कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे।
इस तरह से धारा मापी जो है 0I परास के एमीटर की तरह कार्य करेगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न था धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण को समझाइए। तो आप ये चित्र देख रहे होंगे, ये धारा मापी है और ये इसका श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं इसके कुंडली के साथ, तो ये वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको बस यही लिखना है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं तो यह वोल्ट मीटर की तरह कार्य करने लगता है। अब चित्र में जो है उसी को हम यहाँ पर शब्द में लिखेंगे। माना धारा मापी का प्रतिरोध कितना हो गया जी, ये चित्र में आप दिख रहे हैं। उच्च प्रतिरोध कितना हो गया R, परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो गई IG, और धारा मापी में पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त हो तो ओम के नियम से। तो ओम का नियम सीधा होता है V = IR, तो ये V लिखा हूँ, I यहाँ पर IG है तो IG लिख दिया। R का मतलब प्रतिरोध है, तो ये धारा मापी का प्रतिरोध और ये उच्च प्रतिरोध दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ जाता है। अब यहाँ पर एक स्टेप और कर सकते हो कि V/ क्या हो गया IG बराबर क्या हो जाएगा G+R। एक स्टेप यहाँ पर और कर दीजिएगा, तो यहाँ पर IG का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। अब हमारा टारगेट है R निकालना, तो इस G का भी पक्षांतर करेंगे तो R बराबर V/IG - G आ गया। अतः धारा मापी 0 से V परास के वोल्ट मीटर की तरह कार्य करने लगेगा। अब यहाँ पर 11वां प्रश्न है, अमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। तो कभी कभी ये 2 नंबर में ही आ जाता है, तो 2 अंतर लिखना है। जैसा प्रश्न आए उतना हमको जवाब देना है, टाइम खराब नहीं करना है कि हमसे ज़्यादा बनता है तो हम चारों पॉइंट लिख दें। 2 नंबर का आए तो 2 ही पॉइंट लिखना है, नंबर तो 2 ही मिलेंगे, चाहे 4 लिखिए चाहे 2 लिखिए। तो चलिए इसमें देखते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर। तो इससे परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन किया जाता है। इससे परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के विभवांतर का मापन किया जाता है। तो वोल्ट मीटर से विभवांतर, अमीटर से धारा का मापन। अब देखिए, इसे बनाने के लिए धारा मापी की कुंडली के साथ कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और इसे बनाने के लिए धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर धारा का मापन करते समय इसे परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हम देखिए यहाँ बनाते समय समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ रहे हैं, लेकिन मापन करते समय इस उपकरण को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब यहाँ पर विभवांतर का मापन करते समय इसे परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इस तरह से आपको करना है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है उसको समझते हैं। तो प्रश्न है यहाँ जो इम्पॉर्टेंट है, प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। तो देखिए, ये भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जैसे हिसाब से आए उतना आपको अंतर देना है। कभी कभी प्रत्यवर्ती धारा भर पूछ देता है, दिष्ट धारा पूछ देता अलग अलग, तो इसी अंतर से आप जो है इनके उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्न है प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। तो देखिए, इसका समय के साथ दिशा और परिमाण परिवर्तित होता है और इसका समय के साथ दिशा अपरिवर्तित रहती है, किंतु परिमाण परिवर्तित हो सकता है या स्थिर भी हो सकता है। इसके बाद इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्यवर्ती धारा में इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके जो मापन यंत्र हैं उसमें प्रभाव पर आधारित होते हैं। इसके जो मापन यंत्र है चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। यह अधिक खतरनाक होती है, अपेक्षाकृत कम खतरनाक होती हैं। 4 हैं तो आप 4 नंबर का ही आएगा, तो 4 अंतर लिखना है। यदि आपसे ज़्यादा बनते हैं तो और भी लिख सकते हैं आप। जैसे यह केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है प्रत्यवर्ती धारा, ये ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव तीनों प्रभाव दर्शाती है। और भी इस तरह से बहुत सारे 10-12 इसके अंतर हैं, तो आप इसमें से केवल 4 अंतर लिखें। अब यहाँ प्रश्न है अपचाई तथा उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। तो अपचाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर, देखिए यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर यह धारा की प्रबलता को बढ़ाता है। ये उल्टा होता है, वोल्टेज को घटाएगा तो धारा बढ़ेगी, ये वोल्टेज को बढ़ाता तो धारा को क्या करेगा, घटाएगा। इसमें देखिए द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होती, वोल्टेज को घटाएगा तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी।
इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। इसका परिणमन अनुपात 1 से कम होता है। इसका जो परिणमन अनुपात होता है 1 से अधिक होता है। अब इसमें देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हर तरह के पैटर्न में आता है। कभी परिभाषा पूछ दिया, कभी गुण पूछ दिया, कभी खाली स्थान और विकल्प वगैरह पूछ देता है। तो आपको इसी हिसाब से पढ़ना है कि कैसे भी आए इसके भीतर का सब बन जाए। तो वे तरंगें जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती हैं तथा तरंग संचरण की दिशा इन दोलनों के लंबवत होती है, इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से चित्र ऑप्शनल है, आप चाहें तो बनाएं या बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपको चित्र बनाना है। ये जेड है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये ई है माने विद्युत क्षेत्र, ये वाई की दिशा हो गई, तो ये वाली एक्स की दिशा होगी, ये तरंग संचरण की दिशा। ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। इसके बाद इसके गुण देखिए, ये त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती हैं, इनकी चाल प्रकाश के चाल की बराबर होती है, ये सीधी रेखा में गमन करती हैं, ये तरंगें ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं, इन तरंगों में रेखीय संवेग होता है, ये तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, इन तरंगों में कोई आवेश नहीं होता, ये विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के दोलन समान कला में होते हैं, ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, अर्थात तरंग संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें 10 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन ये 3-4 आपको याद कर लेना है परीक्षा के अनुसार। जैसा प्रश्न में आएगा 1 अंक 2 अंक 3 अंक उसके हिसाब से आपको लिखना है। फिर देखिए ये 17वां प्रश्न है, पतले लेंसों का संयोजन माने संयुक्त फोकस दूरी के लिए हमको व्यंजक ज्ञात करना है। तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको चित्र बनाना है। यहाँ पर 2 लेंस, एक का नाम ए हो गया, बी हो गया। इसमें जो वस्तु है यहाँ से यहाँ तक u है वस्तु की दूरी, और इसका पहले लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है ये I1 हो गया, I1 की दूरी यहाँ पर V1 हो गई, और फिर जब दोनों दूसरे लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो I है और उसकी दूरी क्या है, V है। इस तरह से यहाँ पर चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद मान लेते हैं कि मान लीजिए 2 लेंस A और B की फोकस दूरी f1 और f2 हैं। एक वस्तु O को मुख्य अक्ष पर दूरी U पर रखा गया है, ये U पर वस्तु रखी हुई है इतनी दूरी पर। लेंस A द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब I1 पर और इसकी दूरी क्या है, V1 पर है। तब लेंस सूत्र, तो ये सूत्र आपको लगाना है 1/f = 1/v - 1/u। तो जो कंडीशन है उसके हिसाब से यहाँ f की जगह क्या रख दिए, f1, यहाँ v की जगह उसका प्रतिबिंब V1 पर बनता है तो V1, और यहाँ पर जो वस्तु की दूरी है वो u है। इस तरह से पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार ये जो लेंस I2 जो है, I1 लेंस B के लिए वस्तु का कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, I माने V दूरी पर बनता है। तो हम एक काम करते हैं, फिर से यही फार्मूला है, F है लेकिन यहाँ F2 लिख देना है। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, V पर, तो यहाँ V लिख देना है। और जो वस्तु है वो कहाँ पर है, ये V1 पर है। I1 वस्तु है माने यहाँ दूरी क्या है, V1, तो यहाँ V1 लिख देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 और 2 को हमको जोड़ना है। तो समीकरण 1 में 1/f1 है तो यहाँ 1/f लिख दिए। समीकरण 2 में 1/f2 है तो प्लस लगा के 1/f2 लिख दिए। इसी तरह समीकरण 1 में 1/v1 - 1/u है तो ये समीकरण 1 से लिख दिए, प्लस लगा करके ये समीकरण 2 को लिख दिए। दोनों को जोड़ना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये V1 वाला V1 से कट जाएगा तो 1/v - 1/u आ जाएगा। अब एक कंडीशन लगाते हैं कि यदि वस्तु कहाँ हो, अनंत में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। मानी वस्तु की दूरी u का मान इन्फिनिटी होगा तो v का मान f होगा। तो यहाँ पर अगले स्टेप में यदि u की जगह, ये v की जगह हम क्या रख दें, f, और u की जगह इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है। मतलब हमारे पास जो सूत्र आ जाएगा 1/f1 + 1/f2 = 1/f। इस तरह से ये जो सूत्र है ये संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है। अब इस प्रश्न को भी देखते हैं। अपवर्तक दूरदर्शी या दूरबीन आ जाए या खगोलीय दूरदर्शी आ जाए या सिंपल सा दूरदर्शक आ जाए कि आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित करिए। आपके सिलेबस में एक ही है, दूरदर्शी नाम से कुछ भी आ जाए। तो दूरदर्शक क्या होता है, इसके उपयोग से दूर की वस्तुओं के कोणीय आवर्धन प्रदान करने के लिए किया जाता है या दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको 2 लेंस बनाना है। ये थोड़ा बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा।
यहाँ पर देख रहे हैं ये अल्फ़ा लिखा है, यहाँ भी अल्फ़ा लिखा है, यहाँ पर ये क्या है HA' और ये क्या हो गया B', और यहाँ भी आपको ये इस तरह से ये बनाना है, चित्र बना लेना। इसकी दूरी क्या हो गई FE। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका चित्र बना लेंगे। इसकी जो फोकस दूरी है ये क्या है, FO है। तो चित्र बनाएंगे, चित्र के बारे में लिखेंगे। दूर की वस्तु से प्रकाश अभिदृश्यक में प्रवेश करता है, ये अभिदृश्यक है, तथा नली के दूसरे फोकस बिंदु पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेत्रिका इस प्रतिबिंब को आवर्धित करती है, जिससे अंतिम प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। इस तरह से हमको चित्र के बारे में लिख देना है। ये इसका सिद्धांत है, ये ऑप्शनल है, लिखें या न लिखें ज़रूरी नहीं है। यहाँ से देखिए ये ज़रूरी है। आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा अंतरित कोण और वस्तु द्वारा लेंस या आँख पर अंतरित कोण के अनुपात को दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो प्रतिबिंब का कोण है वो क्या है, बीटा, तो यहाँ बीटा लिख दिए हैं। और यहाँ पर वस्तु का जो कोण है अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा लिख दिए हैं। यदि कोण छोटे हों तो यहाँ हमको टेन लगाना है। यहाँ पर कंडीशन लिख दिए हैं कि टेन क्यों लगा लिए हैं, यदि कोण कैसे हों, अल्प कोण हो तब हमको टेन लगाना है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि टेन बीटा का मान हम देखेंगे, तो ये जो टेन बीटा का मान है इसको ऐसा समझ लीजिए कि एक लाइन इसके इधर से जा रही है ऐसे, तो यहाँ पर ये बीटा है, यहाँ पर शो करना है आपको बीटा, एक लाइन और बना लीजिएगा। तो यहाँ पर जो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या माने हैं H और आधार क्या है FE, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं H/FE। इस तरह से हमको लिखना है। अब इसी तरह से हमको टेन अल्फ़ा देखना है, तो फिर से लंब बटे आधार, तो ये लंब क्या है H ही है, ये H ही है, और इसका आधार ये है, तो आधार का मान FO है, तो मतलब H/FO। इस तरह से यहाँ लिख देंगे। H कैंसिल हो जाएगा, FO ऊपर और FE नीचे, माने M = FO/FE आ जाएगा। नली की लंबाई L = FO प्लस क्या हो जाएगी, FE हो जाएगी। इस तरह से हमको इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत के मुख्य अवगृहीत लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र की रचना को समझाइए। तो चलिए हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत देखते हैं। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जो शब्द हैं वही लिखे हैं। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिससे नई तरंगें बनती हैं। ये नई तरंगें अलग कर लेना बनती हैं, इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। द्वितीयक तरंगिकाएं स्रोत तरंगाग्र के वेग से आगे बढ़ती हैं। फिर द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर खींची गई एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नए तरंगाग्र की स्थिति प्रदान करती है। इस तरह से यहाँ पर हमको तीनों बिंदु लिखना है। अब यदि इसमें तरंगाग्र की रचना पूछ रहा है तो चित्र, तो सिद्धांत पूछेगा तब भी चित्र आपको बना देना है। इस तरह से ये चित्र बनाना है। अब सिद्धांत में क्या है, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो है ये तरंगाग्र है ना, ये पहली तरंगाग्र है, इसका नाम हम रख देते हैं ये F1 और ये क्या हो गया F2। इसी तरह से यहाँ भी ये F1 और F2 ये समतल तरंगाग्र के लिए है। अब मान के चलते हैं कि इस तरंग का वेग v है, तो t समय में चली गई दूरी क्या हो जाएगी vt। तो vt को त्रिज्या मान करके और हम छोटे छोटे गोले खींचते हैं, या कहना चाहिए चाप काटते हैं। इस तरह से जितने चाप हो सके काट देंगे। फिर इन चापों में एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो यही जो आ गया G1 और यहाँ पर G2, इसी तरह से यहाँ भी G1 और G2 है, ये नए तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर हमको लिखना है, माना t = 0 पर F1 F2 गोलाकार तरंगाग्र है जिसका वेग v है। t समय पर तरंगाग्र की स्थिति के लिए गोलाकार तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से vt त्रिज्या के गोले खींचते हैं। अब इन सभी गोलों के बाहर की ओर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचते हैं। इस प्रकार हम नए तरंगाग्र G1 G2 की स्थिति प्राप्त करते हैं। इस तरह से चित्र को देख करके ये शब्द आपको बनाना है। अब यहाँ प्रश्न है, आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के बिंदु लिखिए। तो देखिए आइंस्टीन के अनुसार
विकिरण ऊर्जा विविक्त इकाइयों से बनी होती है जिन्हें क्वांटा या फोटान कहा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निम्नानुसार होती है। तो के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट या कार्यफलन है ये। तो इस तरह से ये सूत्र होता है। इस समीकरण को आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। यदि कहीं पर ऐसा लिखा हो एच न्यू माइनस न्यू नॉट, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि फाई का मान एच न्यू नॉट होगा, एच कॉमन हो सकता है। तो थोड़ा आगे बढ़ा के इस तरह से लिख लेना है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो एकल इलेक्ट्रॉन एकल फोटान की ऊर्जा को अवशोषित करके उत्सर्जित होता है, मतलब एक फोटान से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। दूसरा है, चूंकि अधिकतम गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए देहली आवृत्ति से नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। फिर यदि क्वांटा की ऊर्जा अवशोषित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, तो धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अधिक होती है। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटान का अवशोषण एक तात्कालिक प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर इनकी व्याख्या लिखना है। अब यहाँ प्रश्न है, फोटान किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। तो चलिए देखते हैं। फोटॉन विकिरण ऊर्जा विविक्त इकाइयों से बनी होती है जिन्हें क्वांटा या फोटान कहा जाता है। अब इसके गुण लिखना है या इसका चित्रण करना है तो क्या है, पदार्थ के साथ विकिरण की अन्योन क्रिया में विकिरण इस प्रकार व्यवहार करता है मानो वह फोटान नामक कणों से बना हो। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा E बराबर एच न्यू और संवेग P बराबर एच न्यू अपॉन सी होता है। किसी विशेष आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के सभी फोटानों की ऊर्जा और संवेग समान होते हैं। फोटान ऊर्जा विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र होती है। फोटान की जो ऊर्जा होती है विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र होती है। फोटान विद्युत रूप से उदासीन होते हैं और विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होते। फोटान कण संघट्ट में कुल ऊर्जा और कुल संवेग संरक्षित रहते हैं। यह प्रकाश के वेग से गति करता है। तो इस तरह से इसके गुण हैं। यदि परीक्षा में जितने नंबर का आएगा उसके हिसाब से 2 गुण 3 गुण आप लिख सकते हैं। कम से कम 4 गुणों को आप इसे याद कर लें, तैयार कर लें। अब अगला प्रश्न देखिए, बोर के परमाणु मॉडल के अभिगृहित या परिकल्पनाएं लिखिए। ये टुकड़े टुकड़े 2 नंबर में भी आ जाता है, पहला प्रतिबंध, दूसरा प्रतिबंध, तीसरा प्रतिबंध, ऐसे, और इकट्ठा भी आ जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला प्रतिबंध क्या है, स्थायी कक्षा का प्रतिबंध है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में बिना विकिरण उत्सर्जित किए चक्कर लगाते हैं। दूसरा है क्वांटीकृत प्रतिबंध, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, जहां h प्लांक नियतांक है और यहां पर L बराबर NH/2 पाई। फिर है ये ऊर्जा का प्रतिबंध, जब इलेक्ट्रॉन अविकर्णी उच्चतर कक्षा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में संक्रमण करता है तो फोटान का उत्सर्जन करता है, जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है, और इसका सूत्र होता है एच न्यू बराबर EI माइनस EF। इस तरह से ये तीनों प्रतिबंध होते हैं। इन्हें एक बार लिख करके आपको देखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, डी ब्रागली के अनुसार बोर के द्वितीय प्रतिबंध की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, डी ब्रागली के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा इस तरह से चलता है, ये तरंग के रूप में इसकी ये तरंग है। तो ये जो तरंग होती है ये परिधि, इसकी तरंग दैर्ध्य परिधि के, इसकी जो तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज है वो परिधि के बराबर होता है। तो परिधि का सूत्र 2πr हो गया, तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो गया, पूर्ण गुणज है तो n लैम्डा हो गया। यहाँ से अगले स्टेप में देखिए, लैम्डा का मान जो होता है h/mv है, तो लैम्डा हटा के उसकी जगह पर h/mv लिख दिए। अब यहाँ पर अगले स्टेप में mvr इधर कर देंगे, 2π इधर, तो mvr बराबर हो गया nh/2 पाई। जो mvr होता है कोणीय संवेग का सूत्र होता है, तो L बराबर nh/2 पाई। और ये हमारा द्वितीय प्रतिबंध आ गया बोर का।
अब देखिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी से क्या आशय है? रेडियो एक्टिव क्षय के प्रकार लिखिए। तो वह घटना जिसमें एक अस्थिर नाभिक क्षयित होता है रेडियोधर्मिता कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती है। एक है अल्फा क्षय, जिसमें एक हीलियम नाभिक 4 2He उत्सर्जित होता है। फिर है बीटा क्षय, जिसमें तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है। फिर है गामा क्षय, जिसमें उच्च ऊर्जा के फोटॉन उत्सर्जित होते हैं। इस तरह से ये रेडियो एक्टिव के क्षय के प्रकार हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए। तो इसके अंतर को देखिए, निगेटिव टाइप और पॉजिटिव टाइप का अर्धचालक है। एन माने निगेटिव टाइप, तो शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। यदि ये पंच संयोजी अशुद्धि ये कोष्टक में लिखना है, आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी ये वाला संख्या बोरान एल्युमिनियम इंडियम यदि आपको याद है तो लिखना है और नहीं है तो नहीं लिखना है। त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर यहाँ पर पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं, वैसे भी आप पता लगा लेंगे। एन प्रकार माने निगेटिव प्रकार का हो गया, निगेटिव माने इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अल्पसंख्यक। इसमें होल अल्पसंख्यक होते हैं, इसमें होल बहुसंख्यक होते हैं। विशिष्ट उस ऊर्जा स्तर चालन बैंड दाता बैंड के नीचे बनता है और यहाँ पर विशिष्ट ऊर्जा स्तर संयोजकता या ग्राही बैंड के ऊपर बनता है। इसमें प्रति परमाणु अशुद्धि मिलाने पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इसे प्रति परमाणु अशुद्धि मिलाने पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इस तरह से ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लें और बाकी भी पढ़ें। ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो साल भर अच्छे से नहीं पढ़वाए हैं, फिजिक्स से डर लग रहा है, उनके लिए ये है कि ये प्रश्न तैयार कर लेंगे तो 100% जो है एग्ज़ाम में ये फंसेंगे ही। तो अच्छे से तैयारी करें